आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी में एक नई बीमारी के बारे में जिसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। तो देखिए कह रहा है कि यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागत प्रदर्शित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी बीमारी है जो बच्चे में पेट से ही रहती है जब वो माँ के गर्भ में रहता है, और इसमें उपापचयी त्रुटि होती है। कहने का मतलब उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें गड़बड़ी रहती है और आलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागत प्रदर्शित करती है। तो ध्यान दीजिए, ये जो बीमारी है हमारी, इस बीमारी में क्या होता है कि यह पहली बात तो जन्मजात है, दूसरी बात उपापचयी है, तीसरी बात अलिंग क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम में पाई जाती है गड़बड़ी की वजह से, और चौथी बात अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव कैरेक्टर होता है। कहने का मतलब ये है कि यह अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागत प्रदर्शित करती है। जैसे रिसेसिव कैरेक्टर अगली पीढ़ी में जाते हैं, उसी प्रकार के लक्षण इस बीमारी में प्रकट होते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए आगे कह रहा है कि रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी है, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसमें बीमारी होती है उसमें फिनाइल एलिनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है उसकी कमी हो जाती है। ये महत्वपूर्ण विषय है। कह रहा है परिणाम स्वरूप फिनाइल एलिनिन एकत्रित होता जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता रहता है या बदलता जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जब फिनाइल एलिनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसकी कमी हो जाती है, तो कंडीशन क्या हो जाती है कि फिनाइल एलिनिन टायरोसिन अमीनो अम्ल में नहीं बदल पाती है और बॉडी में वो एकत्रित होती रहती है। तो फिनाइल एलिनिन एकत्र हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। और जो डेरिवेटिव हैं, फिनाइल पायरुविक एसिड फिनाइल एलिनिन का डेरिवेटिव है, और जो अन्य डेरिवेटिव होंगे उनमें जो है ये बदल जाता है और बदल करके हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। इनके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। तो जो हमारी किडनी है वो खराब पदार्थों को बाहर निकालती है और अच्छे पदार्थों को शरीर के अंदर रखती है, परंतु इसमें क्या होता है कि यह हमारे वृक्क यानी किडनी के द्वारा अच्छे से अवशोषित न होने के कारण पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो पेशाब में जाहिर सी बात है कि फिनाइल एलिनिन अमीनो एसिड पाया जाएगा। तो ये कंडीशन होती है हमारे फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी में। अब देखिए आगे देखते हैं। अब अगली हमारी बीमारी आ जाती है थैलेसीमिया बीमारी। देखिए थैलेसीमिया, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हमने फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी के बारे में स्टडी की। तो देखिए कह रहा है कि यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है।
जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। तो इसको अंडरलाइन करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है। यानी अलिंग क्रोमोसोम मतलब ऑटोसोम में पाया जाता है, और अप्रभावी जीन यानी रिसेसिव जीन जो होती है, एक डोमिनेंट मतलब प्रभावी, रिसेसिव मतलब अप्रभावी, उस जीन में रक्त विकार जैसे मतलब खून में कुछ कमी आ जाती है, खून में कोई विकार आ जाता है, उसके कारण ऐसा होता है। जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है, जो अपने माता पिता से बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। तो जनक जो होता है यानी माता पिता जो हैं, तो उनके जो जोड़ा है, माता पिता मतलब एक जोड़ा हो गया, तो दोनों सदस्य चूँकि अप्रभावी जीन के वाहक हैं, रिसेसिव जीन के वाहक हैं, कैरियर हैं, इसलिए उनमें ये लक्षण देखने को नहीं मिलता है, अथवा विषम युग्मनजी लिखा है, हेट्रोजाइगस है। तो जाहिर सी बात है कि प्रभावी और अप्रभावी में यही फर्क होता था कि जो प्रभावी होता था, जैसे हम लोग देखते थे कि जो मेंडल का नियम था उसमें जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी होता था, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो कैपिटल टी होता था तो वो अपना प्रभाव दिखाता था, लेकिन स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता था, क्योंकि स्मॉल टी हमारा अप्रभावी था। तो जो प्रभावी होता है, अगर कैपिटल टी दोनों होते तब भी लक्षण प्रकट होते, और कैपिटल टी एक अकेला होता तब भी स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, कैपिटल टी ही अपना प्रभाव दिखाता। तो ये अंतर होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हमें काम करना है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि ये जो परिवर्तन होता है, यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कहने का मतलब या तो म्यूटेशन होता है, एक जीन दूसरे की जगह आ जाती है, या फिर विलोपन मतलब डिलीशन हट जाती है, इस कारण से उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला, दो श्रृंखलाएं होती हैं अल्फा एवं बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। तो ध्यान दीजिए, यही चीज़ आपसे नीट में पूछी जाएगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा एवं बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। ये महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्ताल्पता यानी एनीमिया हो जाती है, जो इस रोग का लक्षण है। तो ध्यान दीजिए कि जब हीमोग्लोबिन बनाने में कमी आ जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और हीमोग्लोबिन की कमी को रक्ताल्पता या इंग्लिश में एनीमिया कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति में यह बीमारी होगी उसमें एनीमिया यानी रक्ताल्पता के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। तो दो श्रृंखलाएं अभी हमने पढ़ा, अल्फा और बीटा। तो जाहिर सी बात है कि जो थैलेसीमिया बीमारी है, इस बीमारी की जो वर्गीकरण है उसी से आधार पर किया जाता है कि अल्फा और बीटा चेन में से कौन सी चेन प्रभावित है, यह समझना जरूरी है। तो
देखिए कह रहा है कि अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। तो ध्यान दीजिए, दो प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, अल्फा और बीटा। तो जिस श्रृंखला में प्रभाव होता है उसी आधार पर हम अल्फा या बीटा थैलेसीमिया बीमारी का नाम रखते हैं। अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर दो सन्निकट लग्न जीन यानी पास पास दो जीन लगी रहती हैं HbA1 एवं HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह 4 विकल्पी एलील यानी जीनों में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन मतलब डिलीशन या हट जाने के कारण अभिलक्षित होता है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए कह रहा है कि जो अल्फा थैलेसीमिया है इस रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम नंबर 16 पर दो सन्निकट लग्न जीन यानी पास पास में स्थित दो जीन होती हैं HbA1 एवं HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह 4 विकल्पी एलील या जीनों में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन यानी हट जाने के कारण अभिलक्षित होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा, जबकि अब ध्यान दीजिए कि जितने ही ज़्यादा जीन प्रभावित होंगे तो जाहिर सी बात है उतनी ही बीमारी ज़्यादा गंभीर है, तो उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा। तो जितने ज़्यादा जीन प्रभावित होंगे तो बीमारी ज़्यादा बड़ी होगी, तो उतना ही ज़्यादा अल्फा ग्लोबिन कम निर्मित होगा, कम सिंथेसाइज होगा, कम संश्लेषित होगा। जबकि बीटा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम नंबर 11, तो ध्यान दीजिए अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 और बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 में स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। पूरा पीछे से लेके यहाँ तक अंडरलाइन होगा। तथा यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11, बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 और बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 में स्थित एकल जीन यानी सिंगल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी एक या दोनों जीन जो है में उत्परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। थैलेसीमिया विकार दात्र कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप में भिन्न है कि पहले वाला रोग एक परिणात्मक समस्या है जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है। तो ध्यान दीजिए ये महत्वपूर्ण है कि जो सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है दोनों में अंतर क्या है। तो जो थैलेसीमिया है जिसको दात्र कोशिका रक्तता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इस रोग यह जो थैलेसीमिया है यह सिकल सेल एनीमिया से इस रूप में भिन्न है कि प्रत्येक कि पहले वाला रोग यानी सिकल सेल एनीमिया एक परिणात्मक समस्या है। ये पहले हमने पढ़ा, तो पहले वाली परिणात्मक समस्या यानी परिणाम में समस्या है, यानी हीमोग्लोबिन कम बनेगा जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं। जो ग्लोबिन अणु हैं वो कम मात्रा में बनते हैं, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है। जबकि जो थैलेसीमिया है इसमें क्या होता है, जो ग्लोबिन बनता है वो विकृत होता है यानी गड़बड़ होता है। ये दोनों में अंतर है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि हंसियाकार यानी सिकल आकार में बन जाती है हमारी जो आरबीसी है, और वो ऐसा बनने का कारण क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है कम संश्लेषित होता है ग्लोबिन, जबकि
हमारा जो थैलेसीमिया बीमारी है इसमें कम संश्लेषित तो होता ही है, लेकिन विकृत होता है, गड़बड़ ग्लोबिन संश्लेषित होता है। ये अंतर है, तो इस अंतर को हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखिए थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक को समझ लेते हैं। कह रहा है दिस इज आल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। तो ये क्या होती है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव बीमारी होती है। ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, माता पिता से बच्चों में जाती है। व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर, जब दोनों जो पार्टनर होते हैं यानी माता पिता होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, उनमें दिखाई नहीं देता, जबकि बीमारी होती है, इसीलिए कैरियर लिखा यानी वो वाहक हैं। फॉर द जीन, जीन के। आर हेट्रोजाइगस, कहने का मतलब ये हेट्रोजाइगस हैं, इनमें दो जो एलील हैं एक जीन में, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस होता है, यानी एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसी प्रकार से इनमें भी जो बीमारी के जीन है वो उनमें एलील जो है वो एक छोटा है एक बड़ा है। देखिए यहाँ पर एक समझने की बात है जिसे हमें गौर करना पड़ेगा। बार बार हेट्रोजाइगस वर्ड लिखता है, यहाँ जीन लिखता है, और कभी कभी दो जीन लिख दे रहा है, तो हकीकत में वो एलील है, ये बात हमें समझना है। तो कह रहा है द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। तो जो ये दिक्कत है ये म्यूटेशन और डिलीशन के कारण, या तो परिवर्तन है या वहाँ से कुछ भाग हट गया है। कह रहा है विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, जिससे क्या होता है कि एक ग्लोबिन चेन के निर्माण में दिक्कत आ जाती है। अब चेन दो है, एक अल्फा है एक बीटा है, दैट मेकअप हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन बनाती है। कह रहा है दिस काजेज द फॉर्मेशन ऑफ ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, रिजल्टिंग इनटू एनीमिया, जिससे क्या होता है एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, जो कि बीमारी का लक्षण है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। जो थैलेसीमिया है इसको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि इसमें जो चेन है अल्फा और बीटा, इनमें प्रभाव होता है। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फा ग्लोबिन चेन प्रभावित होती है, व्हाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगी। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। जो अल्फा थैलेसीमिया है ये दो आपस में पास पास स्थित जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, जैसे HbA1 तथा HbA2। ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट्स, क्रोमोसोम नंबर 16 में स्थित HbA1 और HbA2 जो कि लिंक्ड जीन है, उनमें क्लोजली लिंक्ड है यानी बहुत पास पास है, उनमें प्रभाव होने से अल्फा थैलेसीमिया होता है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। अब ये कह रहा है कि और इसमें भी क्या होता है कि म्यूटेशन या डिलीशन होता है, यानी परिवर्तन हो जाता है या फिर वो जीन जो है हट जाती है। वन आर मोर ऑफ द 4 जीन, 4 जीन होती हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा में ऐसी स्थिति आ जाती है। कह रहा है द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। जब ज़्यादा जीन प्रभावित होगी तो जो अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। व्हाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन। ध्यान दीजिए अल्फा थैलेसीमिया जो है वो 4 जीन का कंट्रोल है, 4 जीन, ठीक ना, जबकि बीटा थैलेसीमिया सिंगल जीन। ये जो है ध्यान देना है, जो अल्फा थैलेसीमिया है हमारा ये 4 जीन है इसमें, जबकि बीटा थैलेसीमिया क्या है, सिंगल जीन।
HBB जिसका नाम है। आन क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम पाई जाएगी वो भी 11 नंबर, क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड आकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन। और ये होता क्यों है? म्यूटेशन की वजह से वन और बोथ जीन। तो देखिए अब यहाँ पर सिंगल जीन कह रहा है HBB, अब यहाँ पर नीचे लिख रहा है म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन। तो वन और बोथ द जीन का मतलब माता पिता में जो वन है उनकी बात हो रही है। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकिल सेल एनीमिया। जो थैलेसीमिया है हमारा, ये सिकिल सेल एनीमिया से किस बात में भिन्न है? तो कह रहा है कि द फार्मर इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, यानी जो पहले वाली है वो क्वांटिटेटिव है, यानी सिकिल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है वो कम मात्रा में बनता है, जबकि द लेटर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, यानी जो बाद वाली है जिसको थैलेसीमिया कहते हैं, इसमें क्वांटिटी तो कम है ही बल्कि क्वालिटी भी गड़बड़ हो जाती है, मतलब खराब ग्लोबिन बनता है। जबकि सिकिल सेल एनीमिया में खराब नहीं बनता है, कम केवल बनता है। ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस आर इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, मतलब अच्छे से काम न करने वाली ग्लोबिन का सिंथेसिस होता है थैलेसीमिया में। जबकि सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है? ग्लोबिन कम केवल बनता है, वो फंक्शनली रहता है, अच्छा ही बनता है, कम बनता है। तो ये दोनों बातों में अंतर है। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे क्रोमोसोमीय विकार। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोमों की अनुपस्थित अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होते हैं। तो कह रहा है दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोमों की अनुपस्थित, मतलब जैसे 46 क्रोमोसोम मनुष्य में होते हैं तो उनमें से एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ना हो, अधिकता हो जाए, या सामान्य विन्यास क्रोमोसोमी विकारों के कारण होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसमें या तो क्रोमोसोम एक या एक से अधिक बढ़ जाए या घट जाए, या जिस क्रम में रखे कुदरत ने रखा है उस क्रम में परिवर्तन हो जाए। 3 कारण से हमारे क्रोमोसोमीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणिता या एन्यूप्लॉयडी कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि जैसे क्रोमोसोम में 2 धागे होते हैं, अब दोनों धागों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये क्रोमैटिड कहलाएंगे, यानी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, और जहाँ पे वो जुड़े रहते हैं उस बिंदु को सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये स्थिति होती है। तो क्रोमोसोम विभाजन के समय क्रोमैटिड यानी एक एक धागे के विसंयोजन यानी अलग होने की अनुपस्थिति के कारण, यानी अच्छे से अलग ना हो पाए, तो एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। तो एक तरफ जब अलग नहीं हो पाएगा तो जिधर जाएगा उधर अधिकता हो जाएगी और जहाँ से जाएगा उधर कमी हो जाएगी। तो इस कारण से जो समस्या उत्पन्न होती है उसे असुगुणिता या अंग्रेजी में एन्यूप्लॉयडी बोलते हैं। जैसे 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। जैसे 21 नंबर के क्रोमोसोम में क्या हो जाए कि एक कापी अधिक हो जाए तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसी प्रकार एक X गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होगा कि अगर फीमेल में
एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, इसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो वो ना हो सकने के कारण क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय यानी गुच्छा, ग्रुप अधिक हो जाता है। जब बहुत सारे इकट्ठा आ जाएंगे तो इसे बहुगुणिता कहते हैं या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह अवस्था प्रायः पौधों में पाई जाती है। तो पॉलीप्लॉइडी जनरली किस में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। मानवों में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 यानी 23 जोड़े हैं। इनमें से 22 जोड़ों को अलिंग सूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग सूत्रों का होता है। तो जैसा हमने आपको पीछे बताया था कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनको हम 23 जोड़े कह सकते हैं। इनमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो अलिंग सूत्र यानी ऑटोसोम होते हैं, और 23वां जोड़ी जो होती है जो पुरुष में XY और महिला में XX होती है, इसे हम लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई है। अब देखिए आगे देखते हैं। ये फिगर पहले समझते हैं। देखिए फिगर में कह रहा है कि निरूपक चित्र जिसमें डाउन सिंड्रोम का रोगी तथा उस व्यक्ति के तदनुरूप क्रोमोसोम दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है, और इस बच्चे में देखिए सिर का चपटा पिछला भाग क्या होता है इसके सिर का? वो चपटा हो जाता है। चौड़ा चपटा चेहरा चौड़ा हो जाता है और चपटा रहता है। उंगलियों के सिरों पर अनेक लूप, जो उंगली होती हैं इनके सिरों पर बहुत सारे लूप बन जाते हैं। और हथेली की क्रीज, इसमें सामान्य व्यक्ति में और हथेली के जो ये रेखाएं हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उनमें परिवर्तन होता है। बड़ी झुर्रीदार जीभ, इसकी जीभ बड़ी होगी और झुर्रीदार होगी। जन्मजात हृदय रोग, इस बच्चे में क्या होगा कि माँ के पेट से ही दिल की बीमारी के लक्षण होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, जिनमें कि ये जो 21वीं जोड़ी है इसमें गड़बड़ी आ जाती है। 21वीं जोड़ी वाले क्रोमोसोम में, तो इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम से जानते हैं। तो ये हमको बीमारी के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कभी कभी बिरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, या कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इन स्थितियों को क्रमशः क्रोमोसोम की द्विअधिसूत्री यानी टेट्रासोमी या द्विन्यून सूत्री यानी नलसोमी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि जो क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है उसकी अधिकता हो जाती है और कभी कभी कमी हो जाती है। तो मान लीजिए जोड़ा है और एक क्रोमोसोम और आ गया तो क्या होगा? एक जोड़ा के साथ एक और बढ़ जाएगा, तो एक जोड़ा और बढ़ जाएगा तो टेट्रा मतलब 4 हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि 2 पहले थे और एक जोड़ा मतलब 2 पहले थे और एक जोड़ा यानी 2 और आ गए, तो जब आ जाएंगे तो क्या होगा कि 4 हो जाएंगे। तो टेट्रासोमी अंग्रेजी में 4 को बोलते हैं। या द्विन्यून सूत्री, या वो जो 2 आना था वो अलग चले गए, और तो 2 जोड़ा जब अलग हो जाएगा तो 2 जोड़े की कमी आ जाएगी, तो द्विन्यून सूत्री या नलसोमी कहा जाता है। यानी वहाँ बचेगा ही नहीं, एक जोड़ा तो था और वो भी चला गया तो नील हो गया, मतलब नलसोमी, यहाँ बचेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति में
गंभीर रोग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति में बहुत गंभीर बीमारी आ जाती है। क्रोमोसोमीय विकारों का उदाहरण डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। तो जो क्रोमोसोमी यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, उनके लक्षणों की बात अगर की जाए तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इनके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग एक एक बीमारी को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहले आ जाता है डाउन सिंड्रोम, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा विस्तार से और समझेंगे। तो कह रहा है यह आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना, यानी 21वीं का त्रिसूत्रीता हो जाना है, यानी ट्राइसोमी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 21 का एक जोड़ा तो था ही और एक क्रोमोसोम और आ जाता है, तो ट्रिप्लॉइडी हो जाता है, यानी त्रिसूत्रता हो जाती है। जैसे यक्स यक्स है और उसमें एक यक्स और आ जाता है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि लास्ट में ही एक्स वाई या एक्स एक्स होते हैं, बाकी तो सब बराबर ही हैं, उनको हम एक्स एक्स मानते हैं। तो इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने खोजा था। तो इस बीमारी को सबसे पहले लैंगडन डाउन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, तो उन्हीं के नाम से इसे डाउन सिंड्रोम जाना जाता। देखिए, सन हमें नहीं याद करना है। कह रहा है रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का होता है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसका सिर छोटा होता है और गोल होता है। पीछे हम लोग फिगर देख चुके हैं। तो रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का होता है, जीभ में खांच होती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, यानी पार्शियली ओपन होता है, पूरी तरह नहीं खुलता है। चित्र 4.17 अभी हम पीछे देख चुके हैं। चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाम क्रीज होती है। हथेली उसकी चौड़ी रहेगी और उस हथेली में जो अभिलाक्षणिक मतलब लक्षण जो दिखाई देते हैं, उनमें पाम कीज पाई जाती है। शारीरिक मन प्रेरक साइकोमोटर और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो कुल मिलाकर के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इसमें विकृति होती है। तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं हमें डाउन सिंड्रोम में। अब देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखते हैं। तो पहले ये फिगर देख लेते हैं हम लोग। मानव में सेक्स क्रोमोसोम की बनावट के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकारों का आरेखीय निरूपण क्लाइनफिल्टर और टर्नर विकार। तो क्लाइनफिल्टर पहले वाला है, दूसरा वाला टर्नर है। तो क्लाइनफिल्टर में देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, कह रहा है कि ऊंचे कद के साथ स्त्रैण लक्षण, यानी देखिए लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है और स्त्री वाले लक्षण आ गए। देखिए इसके स्तन बड़े बड़े है तो पुरुष, लेकिन स्तन बड़े बड़े। और टर्नर विकार में क्या है, छोटा कद और अल्प विकसित मादा लक्षण। इसमें कद छोटा हो जाता है, इसकी तुलना में देखिए छोटी है, और विकसित मादा अल्प विकसित मादा लक्षण। मादा तो है लेकिन पूरी तरह से शरीर का विकास नहीं हुआ। तो ये क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में अंतर है। क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, जो व्यक्ति है उसका कद लंबा होगा पुरुष, लेकिन महिला वाले लक्षण भी प्रकट होंगे, जैसे स्तन बड़े बड़े। जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या है, रहेगी महिला लेकिन महिला के भी पूरे लक्षण प्रकट नहीं होंगे, अल्प विकसित मादा लक्षण देखिए लिखा, ये स्थिति आ जाती है। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस आनुवांशिक यानी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में इस आनुवांशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है, जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम यानी XXY हो जाते हैं।
तो ध्यान दीजिए कि जो न्यूक्लियस है उसमें 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। XY होना चाहिए था तो XXY हो जाते हैं पुरुष में। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से तो पुंग प्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण यानी गायनिकोमैस्टिया अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन भी व्यक्त हो जाता है। तो ये पुंग प्रधान यानी पुरुष तो होते हैं लेकिन इनमें स्त्री के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जैसे गायनेकोमैस्टिस यानी इनके स्तन बड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। चित्र 4.18 ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। ध्यान दीजिए, बांझ होते हैं। अब बांझ होते हैं ऐसे व्यक्ति। अब देखिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक बांझ और एक नपुंसक, दो शब्द आ गए। तो यहाँ पर देखिए स्टेराइल बोलते हैं बांझ को। बांझ को स्टेराइल, फर्टाइल का मतलब बच्चा पैदा करने वाला, स्टेराइल का मतलब बच्चे ना पैदा कर सकने वाला। तो बांझ इसको बोलते हैं। और नपुंसक का मतलब होता है कि अगर दवा गोली कराई जाए तो वो ठीक हो सकता है, फिर से बच्चे पैदा कर सकता है, जबकि स्टेराइल यानी बांझ बच्चे पैदा ही नहीं कर सकता। ये दोनों बातों में अंतर है। अब देखिए आगे आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। तो कह रहा है इस विकार का कारण एक X क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोमों की X0 स्थिति। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता था, 46 की जगह 47 होते थे और XXY स्थिति हो जाती थी। जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम और घट जाता है यानी X0 हो जाता है। तो ऐसी नारी बांझ होती है यानी स्टेराइल होती है। और स्टेराइल होने का कारण क्या है, अंडाशय अल्पावधित होते हैं, यानी उसके जो अंडाशय हैं वो बहुत कम समय के लिए होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं पाए जाते। कहने का मतलब ये है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे स्तन उसके अल्प विकसित होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है छोटा कद और अल्प विकसित मादा लक्षण। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है सच ए डिसऑर्डर इज कॉल्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम। एक X क्रोमोसोम की कमी होती है यानी 45 होते हैं, इसको हम X0 लिख सकते हैं। सच फीमेल्स आर स्टेराइल यानी बांझ होती है। एस ओरीज आर रूडिमेंट्री, जो ओवरी होती हैं अंडाशय वो बहुत कम समय के लिए होती हैं। बिसाइड्स अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनके साथ साथ जो द्वितीयक लक्षण होते हैं, द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, लैंगिक लक्षण, वो भी कम लैक यानी उनका भी अभाव होता है। तो ये चीज हो जाती है। अब देखिए सारांश आ जाता है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागत के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। इस तथ्य की संतति अपने जनकों से आकृतिक और शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों में मिलती जुलती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, तो कुल मिलाकर के आकृतिक और शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों में जो पुत्र है अपने पिता से मिलता जुलता है। अनेक जीव विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा यह बात कि जो माता पिता है उनसे मिलती जुलती उनकी संतान है। इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक मेंडल था। मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों की वंशागत के प्रतिरूपों का अध्ययन करते हुए मेंडल ने उन सिद्धांतों को प्रस्तावित किया जो आज वंशागत के मेंडल के नियम के रूप में जाने जाते हैं।
उसने प्रस्ताव किया कि लक्षणों के नियामक कारक, जिनको बाद में जीन कहा गया, यानी बाद में जीन नाम वाले जोड़ों में पाए जाते हैं, जिन्हें एलील कहा जाता है। तो जीन में जो लक्षण पाए जाते हैं, जैसे 2 लक्षण होते हैं, एक लंबा एक बौना, तो इनको एलील कहेंगे। उसने देखा कि संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न प्रथम पीढ़ी यानी F1, द्वितीय पीढ़ी यानी F2 तथा अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। कुछ लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जब कारक विषम युग्मजीय अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं। तो कहने का मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो किसी भी परिस्थिति में प्रकट होते हैं। इसे प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही होती है। तो जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होते हैं। जैसे स्मॉल टी रहेगा तभी होगा। एक अप्रभावी गुण को विषम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त नहीं होता, उसकी समयुग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त हो जाती है। तो एक अप्रभावी लक्षण जो विषम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त नहीं होता, मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो स्मॉल टी यानी बौना पौधा नहीं होगा, लंबा ही होगा, यानी कैपिटल टी के कारण ही लंबा होगा। तो स्मॉल टी अकेले होगा तो कभी पौधा बौना नहीं होगा, जब 2 होंगे तभी बौना होगा। तो वही बात कही जा रही। अतः युग्मकों के उत्पादन के दौरान लक्षणों का भी संयोजन हो जाता है, यानी लक्षणों का सेग्रीगेशन हो जाता है, अलग अलग चले जाते हैं। सभी लक्षण वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते। जितने भी लक्षण होते हैं उनमें सारे लक्षण जो होते हैं उनमें वास्तविक प्रभाविता नहीं पाई जाती है। जैसे हम लोग अभी आगे और भी लक्षण जो है पढ़ेंगे, तो वही कह रहा है कि नॉट ऑल कैरेक्टर्स शो ट्रू डोमिनेंस। जैसे अभी देखेंगे आगे हम बहुत सारे लक्षण हमने पढ़े हैं। कह रहा है कुछ लक्षण अपूर्ण प्रभाविता तथा कुछ सह प्रभाविता दिखाते हैं, कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कुछ सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस दिखलाते हैं, जैसा हमने पीछे एनसीईआरटी में पढ़ा है। जब मेंडल ने 2 जोड़े लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया तो पाया गया कि कारक स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं और यह सभी संभाव्य विकल्पों के साथ होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ा था। तो स्वतंत्र अभ्यूहन मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र है, कोई लक्षण कहीं किधर भी किसी भी तरह जा सकता है। हम देखिए कह रहा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए कहीं कहीं स्वतंत्र अभ्यूहन लिखा है, कहीं कहीं स्वतंत्र समव्यूहन लिखा है, तो इसको ध्यान देना। पैनेट वर्ग नामक वर्ग तालिका में युग्मकों के विभिन्न संयोजनों का सैद्धांतिक प्रतिरूपण किया गया। तो पैनेट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो बनाया था स्क्वायर, उसमें लक्षणों को हम लोगों ने लिखा था। पीछे एनसीईआरटी में इसको विस्तृत हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्रोमोसोम में स्थित कारक अब जीन जो लक्षणों का नियमन करते हैं जीनोटाइप कहे जाते हैं और शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। तो जीन रूप को जीनोटाइप और दृश्य रूप को फिनोटाइप यानी दिखाई देने वाला रूप फिनोटाइप है, और जो अंदर हमारे शरीर के हैं जिसके कारण वो दिखाई दे रहा है उसे जीनोटाइप कहा जाता है। कह रहा है जब यह जानकारी प्राप्त होने के बाद कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, मेंडल के नियमों और अर्धसूत्रण के दौरान होने वाली क्रोमोसोमों के विसंयोजन और अपव्यूहन के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सका। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कह रहा है कि आफ्टर नोइंग दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स ए गुड correlation was drawn between Mendel's law of segregation and assortment of chromosome during meiosis। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय सेग्रीगेशन यानी अलगाव और स्वतंत्र अपव्यूहन, इनके बारे में हम लोग सही से
समझ पाए। तो वही कह रहा है कि जब यह जानकारी प्राप्त होने के बाद कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, मेंडल के नियमों और अर्धसूत्रण के दौरान होने वाली क्रोमोसोमों के विसंयोजन यानी सेग्रीगेशन और अपव्यूहन यानी असार्टमेंट के बीच सह संबंध स्थापित किया जा सकता। मेंडल नियमों को विस्तार देकर वंशागति का क्रोमोसोमवाद कहा जाने लगा। अब मेंडल के नियमों को जब विस्तार हो गया तो इसे हम वंशागति का क्रोमोसोमवाद कहने लगे, यानी द मेंडल्स लॉ वर एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यही मेंडल के नियम अब वंशागत के क्रोमोसोमवाद यानी क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाने लगा। बाद में पता चला कि यदि जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित हो तो मेंडल का स्वतंत्र विवहन का नियम लागू नहीं होता। तो बाद में ये चीज़ हमको पता चली कि अगर एक साथ हैं, एक ही क्रोमोसोम की जीन है आपस में, बाद में पता चला कि यदि जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित है तो मेंडल का स्वतंत्र विवहन नियम लागू नहीं होता। ऐसी जीन को सहलग्न कहा गया, यानी वो एक ही क्रोमोसोम में है तो उसी से लगी रह गई, अलग नहीं हुई, तो इसीलिए इसको संलग्न कहा गया। इसीलिए मेंडल का स्वतंत्र विवहन का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू नहीं हुआ। आसपास स्थित जीन एक साथ रहकर भी अपव्यूहित हुई और दूरस्थ जीनों ने संयोजित होकर स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आसपास की जीन थी वो साथ रहकर अपव्यूहित हुई यानी असार्टमेंट हुआ उनमें, और दूरस्थ जीन भी पुनर्संयोजित होकर के स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित किया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लेटर इट वाज फाउंड दैट मेंडल्स लॉ ऑफ असार्टमेंट इंडिपेंडेंट असार्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन दैट वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर एक ही क्रोमोसोम में जीन स्थित है तो मेंडल का स्वतंत्र विवहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट लागू नहीं होता है। दीज जीन वर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन। ऐसी जीनों को हम लिंक्ड जीन या संलग्न जीन कहते हैं। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट टुगेदर, जो पास पास स्थित होती हैं जीन वो असॉर्ट टुगेदर मतलब साथ साथ रहती। एंड डिस्टेंटली लोकेटेड जीन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, और जो दूर स्थित है वो रिकॉम्बिनेशन शो करके असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र अपव्यूहित होती हैं। कहने का मतलब ये है। कह रहा है लिंकेज मैप देयर फॉर करस्पॉन्डेड टू अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। जो लिंग वाला लिंकेज मैप है जो हमने पढ़ा, सहलग्नता मानचित्र जिसको कहते हैं क्रोमोसोम मैप, वास्तव में एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीनों के विन्यास से संबद्ध होते हैं। तो जो सहलग्नता मैप है हमारा मानचित्र है जिसको हम क्रोमोसोम मैप कहते हैं, ये क्या करता है कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीनों के विन्यास से संबद्ध होते हैं। एक ही क्रोमोसोम में, ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे कह रहा है अनेक जीन केवल मादा में प्रकट होती हैं और लिंग संलग्न जीन कहलाती हैं। दो लिंगों नर और नारी में क्रोमोसोमों का एक सेट बिल्कुल समान होता है और दूसरा सेट भिन्न होता है। जो कि भिन्न थे वे लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। जाहिर सी बात है कि हमने बताया कि मनुष्य में जैसे 46 क्रोमोसोम हैं तो उनमें 22 जोड़े तो एक ही तरह के हैं, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं, अलिंग क्रोमोसोम। लास्ट वाला भिन्न है, एक्स वाई है तो कहेंगे पुरुष है, एक्स एक्स है तो कहेंगे महिला है। तो वही कह रहा है कि दो लिंगों यानी नर और नारी में क्रोमोसोम का एक सेट बिल्कुल समान होता है और दूसरा सेट भिन्न होता है। जो कि भिन्न थे वे लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। शेष सेट को अलिंग यानी ऑटोसोम कहा जाता है। सामान्य नारी में 22 जोड़े अलिंग क्रोमोसोम के और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम XX का होता है। नर में अलिंग सूत्र के 22 जोड़े तो होते ही हैं, एक जोड़ा लिंग सूत्रों का XY भी होता है। नर कुक्कुट में
लिंग सूत्र ZZ तथा मादा में ZW होते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारे मुर्गे होते हैं, मुर्गे मुर्गी, इनमें अलग स्थित होती है। जैसे हम में क्या है, नर में XY है, मादा में XX है। उनमें नर में ZZ है यानी समान है, और मादा में ZW यानी भिन्न है। हम में देखिए क्या है, नर में XY भिन्न है, मादा में समान है। इसमें नर में समान है ZZ, मादा में भिन्न है। तो मुर्गा मुर्गी में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको समझना। अब देखिए आगे कह रहा है, आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा आनुवांशिक द्रव्य है, जिसको हम आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं। म्यूटेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। तो आनुवांशिक द्रव्य यानी जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है उसी को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। DNA के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन बिंदु परिवर्तन कहलाता है। तो सिंगल बेस में अगर चेंज होता है DNA के, तो उसको क्या कहते हैं, बिंदु परिवर्तन, या अंग्रेजी में इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। दात्र कोशिका रक्तता रोग का कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का संकेतन आदि कोडिंग करने वाले जीन के एक क्षारक में परिवर्तन है। तो ध्यान दीजिए, दात्र कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया हमारी एक क्षारक में परिवर्तन यानी एक जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये बिंदु परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ वन बेस इन जीन कोडिंग फॉर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ध्यान दीजिए, एक जीन में परिवर्तन के कारण हो रहा है सिकल सेल एनीमिया में। तो इसे हम बिंदु परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। कह रहा है आगे, वंशागत उत्परिवर्तनों का अध्ययन वंश वृक्ष बनाकर किया जा सकता है। तो फैमिली ट्री बना करके हम वंश में जो परिवर्तन है यानी अगली पीढ़ी में चेंज जो हो रहा है उनको हम समझ सकते हैं। कुछ उत्परिवर्तन पूरे क्रोमोसोम समुच्चय के परिवर्तन से बहुगुणिता या अपूर्ण समुच्चय से असगुणिता संबद्ध होता है, यानी पॉलीप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी से संबद्ध हो सकता है। यानी बहुत सारे जीन एक साथ आ गए या बहुत सारे हट गए। आनुवंशिक विकारों के उत्परिवर्ती आधार को समझने में इससे सहायता मिलती है। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं उन्हें हम पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के माध्यम से समझ सकते हैं। अब जैसे आगे कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम का कारण क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता यानी ट्राइसोमी, यानी 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं 21 नंबर पे, एक अतिरिक्त 21 क्रोमोसोम का पाया जाना। ऐसी बात है, XX तो रहते हैं, अब एक ही अतिरिक्त आया है तब त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइडी हुआ, जिसके फलस्वरूप कुछ कुल क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है। तो 21 नंबर में एक बढ़ जाएगा तो 46 की बजाय 47 हो गए। टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है और लिंग क्रोमोसोम X 0 हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है X वाला, जिसके कारण क्या है X 0 हो जाता है। क्लाइनफेल्टर में अवस्था क्या होती है, XXY प्रदर्शित होती है। ये केंद्रक प्ररूपों यानी कैरियोटाइप के अध्ययन से आसानी से समझा जा सकता है। तो कैरियोटाइप अगर हम देखना चाहें केंद्रक प्ररूप, तो उनमें ये बहुत आसानी से दिखता है। तो ये चीज़ निकल के आई। अब देखिए पूरा सारांश भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे आ जाता है अभ्यास के अंतर्गत प्रश्नोत्तर। तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।